वाली केमिकल बॉन्डिंग करवा दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें? चलिए, केमिकल बॉन्डिंग, एक केमिकल बॉन्ड कब बनता है? दो एटम्स को आपस में कंबाइन करने के लिए। जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। अब आपको पता है कि हमारे पास जो भी एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्या रीजन है उसका? क्यों जरूरत पड़ती है हमें? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। गुड, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या हम कहते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। अब सबसे पहले आते हैं कि हाउ डू एटम कंबाइन, किस तरीके से एटम कंबाइन करता है? बाय पार्शियल शेयरिंग, बाय ट्रांसफर और बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गुड, ट्रांसफरेंस से तो उस में हम बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड आ जाता है हमारे पास, जो हमने बोला अभी, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड में क्या है, एक आपको एटम देगा और शेयरिंग होगी दोनों के बीच में। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है। डेटिव बॉन्ड में एक ही दे रहा होता है एटम और शेयरिंग दोनों में हो रही होती है। मैम डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही होता है? हाँ, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सही भी है। ओके। ऐसे ही एक नाम आयनिक बॉन्ड का भी है। आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट। आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आता है हमारे पास, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। लुईस सिंबल्स आपको पता है ना क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। डॉट, यस। तो हम यहाँ पे शो करेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स लुईस में। ओके, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन कर दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का कर देते हैं। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। मैम बना लिया। बना लिए? सबने बना लिया? लिथियम पे कितना डॉट बनेगा हमारे पास? लिथियम को पहले एटॉमिक नंबर बताओ। मैम 3। तो हमारे पास आउटर में कितने रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। नाम क्या आपका? मैम मेरा? मैम तन्वी। ओके।
बेरिलियम पे आयरन बोलो। मैम 2. बोरॉन पे 3. 3. 3. कार्बन पे 4. नाइट्रोजन 5. 5. 1 2 3 4 and 5. ऑक्सीजन 6. 6. 4 5 6. ऐसे फ्लोरीन पे हमारे पास आ जाएंगे 7. 7. ठीक है, ये हो गया आपके लुईस रॉड स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड इसमें लिख लो, it is the bond formed by complete transfer of electron. Bond formed by complete transfer of electron from one atom to another. From one atom to another, so as to complete their outermost so as to complete their outermost orbit. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक आपके पास सपोज करो एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं, और अब क्या करेगा ए, इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक को डोनेट करना, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो ए को हम क्या ले लेते हैं, इसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एक हमारे पास क्या होना चाहिए कैटायन, और दूसरा क्या होना चाहिए Anion. एनायन। कैटायन कैसा होता है, Positive. पॉजिटिव और नेगेटिव, Positive. Positive. गुड। कैटायन इज पॉजिटिवली Negative. and anion is negative charge. Negative. ए हमारे पास क्या करेगा, ए पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन हम बुक के क्वेश्चन जितना हो सके अगर साथ साथ हो सकता है पॉसिबल तो हम साथ साथ ही कर लेते हैं उसको। इसमें दिया है जैसे आपने के और एस के बीच में बताओ, अगर हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से करें तो के और एस में क्या हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। एक के एस का करना हमने, एक सी एंड ओ का करना है, और जो तीसरा है हमारे पास ए एल एन एन। बताओ इनके बीच में क्या कंपाउंड बना सकते हैं हम, पता है किसी को। ये करके दिखाऊं, जैसे पहला हम अगर लेते हैं के और एस की बात करते हैं, सल्फर में सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो सल्फर के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। तो सल्फर को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ताकि उसका ऑक्टेट अपना पूरा हो सके, और आपको पता है कि के हमारे पास कितना देता है, सिर्फ 1। तो अगर हम के 2 ले लें तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को आसानी से मिल सकते हैं,
यही मैम होगा ना? वो कि हम K- दो कैसे ले सकते हैं? के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो ऐसे कर सकते हैं ना, के Atom जैसे भी देखें तो ये अगर एक दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ऐसे एक और के ले लेते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करनी है वैलेंसी सल्फर की भी, और के एक ही दे सकता है, तो हम दो के ले लेंगे इस केस में। मैम मतलब K2S। हाँ, के टाइप बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? यस yes. अगर हम अगर हम दो के ले रहे हैं तो एक के से आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के पास 2 हो जाएंगे, तो सल्फर की भी वैल्यू, सल्फर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आउटर मोस्ट में, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया K2S। ऐसे ही अब आप बताओ CaO का और AlN का, इनका बताओ क्या बनेगा? मैम CaO का CaO ही बनेगा। CaO का, CaO ही है। हाँ, क्योंकि हमारे पास ये क्या देता है 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या देता है 2 नेगेटिव, तो ये हमारे पास CaO ही रहेगा। अब नेक्स्ट बताओ Al और N का। मैम ALN का तो ALN ही रहेगा ना? गुड, Al का भी Aln ही रहेगा, क्योंकि Al हमारे पास क्या देता है 3 पॉजिटिव। यस मैम। और N के पास N को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास Aln ही बनाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक आता है जो टर्म है, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? Number of bonds formed in the molecule. ये नंबर ऑफ बॉन्ड की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। लिख लो इसको, इलेक्ट्रोवैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost number of electrons gained or lost during the formation of electrovalent linkage। ठीक है, अब जैसे इसके अगर सोडियम की बोले, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, कितने दे सकता है वो? मैम 1। 1, तो हम कहेंगे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। ऐसे ही और देख लो, क्लोरीन और ऑक्सीजन की बोलो, ऑक्सीजन की 2। ऑक्सीजन की कितनी होगी? 2। बोलो अरे, ऑक्सीजन की कितनी है? मैम 2। 2। और क्लोरीन की तन्वी? क्लोरीन की 1 होगी। क्लोरीन की 1, तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है? मैम आपको लो याद? आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम्म, हाई लैटिस एंथैल्पी गुड, एंड और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गुड, तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो इसमें हम वो भी करेंगे, और भी हम लिखते हैं इसमें। हमारे पास सबसे पहले हमें एक चाहिए कैटायन, और दूसरा चाहिए एनायन।
केटायन मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करे, और एनायन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जो सबसे पहले जो अभी बताया था आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? Energy required to remove an electron from the gaseous atom. गुड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड to remove loosely bound electron from isolated gaseous atom. ये होगी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्यों? मैम बिकॉज अगर कम होएगी तो मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन वहां से लूज होएगा। जितनी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना इजीली हम इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे यहाँ से। तो लिख लो, हमें चाहिए आयनिक बॉन्ड के लिए लेस आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी को लेंथ एनर्जी बोल, तो हमें चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी कम ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सके। अब सेकेंड जो पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? Energy released when a gaseous atom accepts an electron. गुड। ये हमारे पास है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Change and electron फेज। ओके, तो ये हमारे पास कैसी होनी चाहिए? मैम हाई होनी चाहिए। हाई क्यों? मैम क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होएगी तो मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा होएगी और अब वो उससे इजीली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा। गुड। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास हाई होनी चाहिए। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर। अब थर्ड आ जाता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? मैम द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। लैटिस एनर्जी। Positive. ये कैसी होनी चाहिए हमारे पास? मैम ये भी हाई होनी चाहिए।
ये क्यों हाई होनी चाहिए? मैम क्योंकि हाई लैटिस एंथैल्पी मतलब हायर एनर्जी रिलीज होएगी। गुड। तो हम कहते हैं लेटेस्ट एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। फैक्टर्स गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। चलिए ये तो ठीक है, आप लोगों को आता है। गुड। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड देखने में कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। मैम हाई मेल्टिंग एंड Melting बॉइलिंग and पॉइंट। boiling point. देखने में कैसे होते हैं पहले फिजिकली बताओ। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है जनरली? Solid. नमक जो हम घर में देखते हैं सोडियम क्लोराइड, वो भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो जनरली हमारे पास कैसे मिलते हैं हमें? सॉलिड होते हैं, सॉलिड। सॉलिड मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आ जाती है जो आपने अभी बताया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका? हाई। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कोई बताओ इनका फीचर। मैम ये molten state में electricity conduct कर. देखा ना आपने क्यों? अच्छा ये बताओ कि मोल्टन स्टेट में क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। ठीक है, आयन सेपरेट आउट हो जाते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट। मैम मोल्टन स्टेट में इनका बॉन्ड टूटता है। जैसे देखो NaCl है आपके पास, हम कहते हैं ना कई बार हमें चार्ज करना होता है, तो जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी होती है किसी सोल्यूशन में, तो हम क्या करते हैं जनरली लैब में वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व करते हैं। तो जब NaCl एज सच है तो उसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही वो वाटर के अंदर जाएगा उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाता है। इसकी वजह मैम से ये सिर्फ वाटर के अंदर ही करता है। मैम सॉलिड ठीक है। स्टेट में भी जैसे कॉमन सॉल्ट है उनके अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। हाँ, उनके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके। थर्ड पॉइंट और बताओ। मैम दे आर सॉल्युबल। सॉल्युबल और आयनिक रिएक्शंस देंगे। ठीक है, आयनिक रिएक्शंस देते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका, यहाँ तक खत्म होता है आपके पास आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? By sharing of. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Mutual electrons. ओके, तो अब आप बॉन्ड बनाओगे। चलो फॉर्म करो, मॉलिक्यूल बनाओ। आपने बनाना है एक तो आपकी बुक पे करते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर दिया है ये। एक आप अभी वो बनाना। ये देखो,
CO का CO2 then HClO4, इनका बनाओ स्ट्रक्चर्स। जिस तरीके से अरेंजमेंट होती है इनमें, आपको 2 मिनट दे रही हूँ, अभी जल्दी से बनाओ ये स्ट्रक्चर्स, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले एक सिंपल भी आपको बना के दिखा देती हूँ। Cl और Cl का बॉन्ड कैसे बनेगा? चलो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। Cl का बनाओ। Cl में हमारे पास कितने होते हैं टोटल? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 1 क्लोरीन के। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, बना रहे हो? Yes. ठीक, बनाओ। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बनाओगे? पहले CO का बताओ, CO को कैसे बनाया? मैम CO का बन नहीं रहा। CO में थोड़ा सा चेंज आता है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना टोटल, तो कार्बन के तो यहाँ पर 2 ही होते हैं। ऑक्सीजन में हमारे पास कितने बचते हैं? 6. 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये ना इसके इस तरीके से बना दो। कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन में ऐसे बॉन्ड बनता है।
ठीक है। अब Yes. देखो इस कार्बन के अब ये 3 3 6 7 8 हो गए पूरे, और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हो जाएंगे पूरे। ये लो, Yes, ma'am. ये बन गया आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है। अब नेक्स्ट बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड का। तन्वी बना लिया? मैम मोनोऑक्साइड का नहीं बन रहा। ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का इस तरीके से बनेगा, बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है इनमें, क्योंकि कार्बन को भी अपने पूरे करने हैं ऑक्टेट, तो इसलिए ये यहाँ से 3 ड्रॉ करने हैं आपने कार्बन के, और 3 ड्रॉ करने ऑक्सीजन के। मैम तो लेकिन इससे तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, हमने बॉन्डिंग के शो कर रहे हैं ना यहाँ पे, हमने इस तरीके का बॉन्ड बनाना है सिर्फ कि हमारे पास 8 ताकि जो है स्टेबल हो सके कंपाउंड। मैम स्क्रीन ना ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है? यस मैम। अब ठीक है। पता लग रहा है? नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। मैम कार्बन Yes. मोनोऑक्साइड ना समझ नहीं आ रहा। कौन सा? मैम मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो होता है ना, हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टोटल। हम यहाँ पर इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड डॉट स्ट्रक्चर्स, तो हमने यहाँ पर इनका 8 कंप्लीट करना है। तो हमारे पास जो कार्बन के होते हैं एसिड्स हम क्या ले लेते हैं 4, यही करते हैं ना। यस तो मैम। 2 यहाँ लिए, 2 यहाँ लिए, लेकिन हम कार्बन का एक और इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे, ताकि हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके यहाँ पे। ओके ठीक है। मैम। तो ऐसे ही ऑक्सीजन का भी हमने ले लिए 3 इस साइड लेने हैं, और यहाँ पर 2 ही रखेंगे, ताकि देखो जब हम टोटली इसमें अगर चेक कर सके कि इसमें हमें वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, देखो 6 ये हो गए, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना। यस मैम 6 ये हो गया और 2 6 हो गए ऑक्सीजन के। हो गए पूरे, ऐसे ही ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। ठीक है। ओके मैम। अब नेक्स्ट बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड का। आयरन कार्बन डाइऑक्साइड का बना लिया? Yes, ma'am. ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का तो इजी बनेगा। C डबल बॉन्ड हो और उस साइड भी डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 and 6। यस मैम यही है बन गया। अच्छा, आपने इसमें कोशिश करना, जैसे मैंने भी एक वो कर दिया, आप ना इसमें जैसे अगर कार्बन के डॉटेड ले रहे हो ना, तो ऑक्सीजन के क्रॉस ले लेना, ताकि पिक्चर को कंफ्यूजन ना हो वहां पे। इस तरीके से आप कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको क्लियरली पता लग रहा है कि आपने कार्बन के कौन से लिए और ऑक्सीजन के कौन से लिए, और साइड पे मेंशन कर देना। बन जाएगा इस तरीके से। HClO4, HClO4 का दूसरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम इसको? इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको परक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। मैम इसमें हम इसमें सेंटर में सेंट्रल किसको एटम लेंगे? मैम क्लोरीन लेंगे। हाँ, क्लोरीन होगा इसमें। इसमें हम बनाएंगे यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे बनेगा आपके पास एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आएगा एक और ऑक्सीजन, और यहाँ लगा देना हाइड्रोजन। इस टाइप से बनेगा इसका। इसके लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर अब आप बना लो। हाँ,
बना लोगे अब इसका लुईस स्ट्रॉन्ड? बना दिया परक्लोरिक का कि बनाऊं इसको? मैम मैं एक बात पूछनी थी इसमें। बोलो। मैम इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? नहीं। मैम तो क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस मैम। मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसमें। ऐसे ही ये हो गया, पता लग गया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनेगा, ठीक कह रहे हो। यस मैम। अब नेक्स्ट अमोनिया, NH3 भी दिया था ना, अमोनिया का यस क्या? मैम 3 सिंगल बॉन्ड रहेंगे और एक लोन पेयर। गुड, 3 से यहाँ पे एक लोन पेयर बना दिया, और ये 3 है हमारे पास। यस मैम यही है। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरीके के स्ट्रक्चर बनाओ, HNO2, HNO3 एंड H3PO4। ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में आते हैं इसीलिए करवा रही हूँ ये वाले ना। HNO2 का बनाओ, कैसे बनेगा? HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड, और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रस एसिड का ऐसे बन रहा है स्ट्रक्चर? यस मैम, यही बन ठीक रहा है। है। अब नाइट्रिक एसिड, आप लोगों का इतनी क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम चैप्टर तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चल रहा है, बट मैं अभी खत्म नहीं किया, सिर्फ वो कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले। ओके। वही मैम कंसेप्ट। मैम HNO3 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना? हाँ मैम यही सेम बन रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट बनाओ H3PO4 का। H3PO4 में हम सेंट्रल क्या लेंगे? phosphorus. फॉस्फोरस। ये भी इस तरीके से बन रहा है फॉस्फोरिक एसिड। Yes, ma'am. Ma'am, एक coordinate bond होगा. मैम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा ना? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस मैम यही है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसको भी यहीं पे कंप्लीट कर लो। इसमें आपको दिए हैं, एक आपने बनाना है H2S, एक है SiCl4, फिर है BeF2, CO3, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से। अच्छा ठीक है ठीक है। HCOH। ऐसा एक रिपीट तो मेरे ख्याल शायद ही होगा, क्योंकि मैं कोशिश तो ये कर रही हूँ कि आपको सारे साथ खत्म करवा दूंगी एनसीईआरटी भी। ठीक है, उससे आपका चैप्टर वहां पर भी आपका इवनिंग में चल रहा है, यहाँ पर आपके बुक के क्वेश्चंस भी साथ हो जाएंगे।
आप लोग एनसीईआरटी साथ पढ़ रहे हो ना? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आता आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वो तो half into valence electron. Valence atoms plus number of monovalent atoms minus charge on cation plus an ion. अभी तक केमिस्ट्री में किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है? मैम फर्स्ट वाला भी थोड़ा ट्रिकी सा है, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, सब वो तो है। अच्छा, पता नहीं लगता होगा कहाँ से करना है, जो मेथड लगाते हैं। Yes, यस ma'am. वो है थोड़ा tricky सा. हम्म और उस चैप्टर की ना प्रैक्टिस करना छोड़ना भी मत, क्योंकि वो भूल जाएगा चैप्टर। ठीक है? यस मैम। लास्ट वाला क्या है? HCOH। उसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोल देते हैं। हो गए सारे? H2S का स्ट्रक्चर बोलो। मैम 2 सिंगल बॉन्ड और 2 लोन। SiCl4 में Ma'am, मैम 4 single bond. 4Cl। 2, 3 and 4। नेक्स्ट BeF2। बीच में बेरिलियम। Ma'am, इसके साथ तो single bond ही आ रहा है. सिंगल बॉन्ड। उसके बाद आ जाओ कार्बोनेट। कार्बोनेट Ma'am, तो हमने पढ़ा है। मैम 2 डबल, कार्बन नो दो, मैम 1 डबल बॉन्ड और 2 एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड. गुड। एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड। इसका तो आपने फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट किया होगा। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला चार्ज कैलकुलेट नहीं किया. नहीं नो किया? मैम, जिसपे सिंगल बॉन्ड है उस पे एक एक नेगेटिव साइन लगाया। गुड। नेक्स्ट HCOH का। हम 4 सिंगल। 4 सिंगल, एक डबल आएगा। नो मैम, हाँ O H H ऐसे ही है। एक, दो, 1 2 3 and 4 ऐसे बनेगा।
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यही बन रहा है। यस मैम, पहले थोड़ा ट्रिकी सा लगा था, फिर बाद में समझ आ गया। हमें 4 करने थे, 4 बना दी कार्बन के भी। मैम पर एक बात समझ नहीं आई कि जैसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो कार्बन है, वो सेंट्रल एटम होएगा, तो फिर हमने ऑक्सीजन को ऊपर क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होएगा, तो ज्यादा तो फिर ऑक्सीजन है, तो उसके साथ नहीं होना चाहिए उसको। इसको हाइड्रोजन को? यस मैम। तो फिर देखो इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। ओके कार्बन के 4 होते हैं, तो देखो यहाँ लगे ना 3 और 4, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी। मैम सिर्फ वैलेंसी पूरी करने के लिए हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं ना? वैलेंसी पूरी करने के लिए, ओके। क्योंकि ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है। एक यहाँ शेयर कर दिया, एक यहाँ हो गया। हाइड्रोजन के पास एक है, इसने कार्बन के साथ बना दिया, और ऑक्सीजन हमारे पास डबल बॉन्ड बनाता है, तो वो हमने यहाँ शो कर दिया। ओके मैम। चलो अब ये हो गया। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला मैम हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मोलो वैलेंट नहीं, वो इलेक्ट्रॉन। आप डॉक्टर का नहीं बोल रहे? यस मैम, यस, हाँ हाँ ठीक है। वो तो बेसमेंट थ्योरी का होता है ना, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन Yes, कैलकुलेट कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है V माइनस L माइनस हाफ S। यहाँ पर आपके वैलेंस आ जाएंगे, आपके लोन वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और कितने आपके पास शेयर हुए। अब इसको कैलकुलेट करो। अभी हम पहले फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं ओजोन के लिए। O3 कैसे बनाते हैं हम? एक जगह डबल बॉन्ड और एक जगह सिंगल बॉन्ड। अब हम हर एक ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपके 2 रह गए, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? 4। यहाँ पे 3 है, तो कितने बनाओ ऑक्सीजन पे? मैम 6। यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा दूसरा, ठीक। और इस ऑक्सीजन पे भी 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास इसमें भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस तरीके से बनता है। अब देखो, मैम अब सेकंड वाले फॉर्मूला चल रहा है। ऑक्सीजन में सिर्फ 2 ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है राइट वाला, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर करेंगे बाहर। कैसे कह रहे हो मतलब? मैम जैसे आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, तो हम कंसिडर तो 2 ही करेंगे ना। हाँ, तो अब अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए कैसे फॉर्मूला बनेगा हमारे पास? बैलेंस कितने हैं? 6। माइनस यहाँ पर लोन कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं हमारे पास? 4। 4 माइनस हाफ। शेयर कितने हो रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे 4 हो रहे हैं। देखो 2 ये और 2 ये 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं ना, यस मैम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। कितना आएगा
फर्स्ट वाले Zero. ऑक्सीजन का चार्ज 0. 0. 0। ऐसे ही अब मुझे सेकंड वाले जो सा ऑक्सीजन है उसके ऊपर बताओ कितना आएगा। ठीक है, इसको 2 में ड्रॉ करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात। सेकंड वाले में कितना आएगा? 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आ रहा है फर्स्ट. 1 आ रहा है। गुड 1। और थर्ड वाले का -1. ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मल -1. चार्ज। गुड। अब ये हो गया। ऐसे ही आपने एक और निकालो, 2 और कर दें फॉर्मल चार्ज, क्योंकि फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन आपको हर बार देते हैं। आपने कैलकुलेट करना है सल्फर की इन HSO4 नेगेटिव। इसमें आपने सल्फर का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा HSO4 नेगेटिव। इसमें आपने सल्फर की कैलकुलेट करनी है। मैम इसमें 2 डबल बॉन्ड बनेंगे। सल्फर है ना, मैम डबल बॉन्ड 0 ही आएंगे। आ रही है. गुड। सल्फर किस केस में 0? यस मैम 6 - कैसे 6 हो गया. 6 माइनस मैम 6 - 0 -1/2 into 12. 12 क्यों? मैम 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड. सल्फर की 8 हुई ना? आ रही है। 0 क्यों? सल्फर के पास ऑलमोस्ट 6 होते हैं ना, देखो 1 2 3। मैम 2 तो उसने डबल बॉन्ड में यूज डबल कर दिया बॉन्ड. और 2 उसके सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो मैम मैम टोटल ऐसे 12 हो गया. फिर तो 12 होनी चाहिए। ठीक कह रहे हो फिर तो, बट फिर भी ना मैं इसको एक बार चेक कर लूंगी। ऐसे सल्फर इसमें हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इसकी तो 2 आनी चाहिए। चलो मैं इसको नेक्स्ट टाइम आपको चेक करके बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करो अब इतना। HClO4 अभी किया है ना हमने, उसमें आपने कैलकुलेट करनी है HClO4 में क्लोरीन की।
मैम 3 आ रही है। क्लोरीन की, हाँ +3, ठीक है। ऐसे ही बनाया था ना। तन्वी आपकी कितनी आई? 3 आई है मैम। गुड, 3 आएगी इसमें क्लोरीन की। फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे वो आसानी से? यस यस ठीक है। अब ये बताओ, ये तो था, अब हमारे पास ऑक्टेट रूल था कि हाँ हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। अब ये बताओ इसकी लिमिटेशंस क्या ऑक्टेट रूल की? कईयों में तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट होता है। और कईयों में डेफिशिएंट। यस मैम। गुड, तो ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, लिमिटेशन। अब ऐसा और एक एग्जांपल दे सकते हो कि जिसमें हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन, कोई कंपाउंड बताओ ऐसा जिसके अंदर मैम हमारे पास नोबल कम बनता हो। गैसेस भी हमें, मैम नोबल गैसेस भी इसमें हमें कंपाउंड दिखाते हुए मिल रहे थे। गुड, लाइक एक और xenon। एग्जांपल, ठीक है। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम आते हो। हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट बोलते हैं इनको, जिनके हमारे पास क्या बनते हैं, कम हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, बेरिलियम का। BeF3। ऐसे बोल दो BeF3, गुड। BeCl2 हो जाएगा। ये सब आपके पास क्या है, हाइपो वो बनाते हैं। BeCl2 हो गया, BF3 हो गया। उसके बाद और हमारे पास कौन से आते हैं जिसमें ज्यादा बनते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट जिसमें हमारे पास 8 से ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं। उनका एग्जाम्पल PCl5, SF6, IF7, ये सब हमारे पास जो है हाइपरवेलेंट है। सब में सब ज्यादा है इसमें। यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आती है जो आप बोल रहे थे, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की आपको पता है क्या क्या पोस्टुलेट्स थे वेस्पर के? यस मैम। यस मैम। अगर हमारे पास किसी में दो ही अटैच्ड हैं एटम्स, तो हम उस AB2 ले लो सपोज, तो हमारे पास शेप क्या बनेगी उनकी, उसके केस में लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री। गुड। उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलर ज्योमेट्री। क्या होती है? जैसे आपने पढ़ा था लीनियर है, फिर उसके बाद आपने ट्राइगोनल, पिरामिडल, इस तरीके की शेप्स पढ़ी, वो हम बोलते हैं वो सब जिसपे मैम रेगुलर जिसमें मैम लोन पेयर जिसपे होता है। यस मैम। और हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके केस में होती है? हमारे पास 3 तरीके के हम बॉन्ड मैम बनाते हैं ना। लोन पेयर, लोन पेयर, गुड, सबसे ज्यादा लोन पेयर, उसके बाद फिर लोन 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 पेयर पेयर बॉन्ड बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। हमारे पास बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन है। अब हमारे पास उसके बाद आता है, आपके पास वो टेबल बना है जिसमें हमारे पास सब दिए होते हैं, लाइक अगर लीनियर शेप है तो किस केस में होगी? फिर से रिपीट करना। जैसे अगर हमारे पास शेप्स वाला टेबल है अभी आपके पास बना हुआ, यस मैम, सर ने बनवाया था। ठीक है, AB2 है हमारे पास, तो उस केस में शेप क्या बनती है? लीनियर। लीनियर। अब इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं BeCl2। उसके बाद हमारे पास आता है लीनियर के बाद हमारे पास अगर 3 है तो हमारे पास क्या क्या बन सकता है? ट्राइगोनल प्लेनर। डायगोनल प्लेनर। एक तो हमारे पास क्या बनेगा AB3। मैम पिरामिडल भी बन सकता है। हाँ, तो हमारे पास AB3 होगा तो हमारे पास क्या बनेगी शेप? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। ओके, और ये हमारे पास कोई कंपाउंड का एग्जांपल था, जैसे AlCl3 हो गया। उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर, अगर हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या लिख देंगे इसी में, AB2L। AB2L।
एक लोन पेयर हो जाती है तो क्या शेप बनती है हमारे पास? मैम पिरामिडल। pyramid. पिरामिडल और बेंड? No, ma'am, मैम bend बेंट shape, वी V shape. शेप। गुड, बेंड बनती है और साथ में बनती है वी शेप। और इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं SO2 और हमारे पास आ सकता है ओजोन। एक ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आती है 4 के केस में। फोर के केस में टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. गुड, AB4 है तो हमारे पास शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल है तो हमारे पास, और अगर हमारे पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट है तो पिरामिडल बनेगी मैम। गुड, AB3 है। इस केस में हमारे पास शेप बनती है पिरामिडल। मैम अगर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है तो फिर लीनियर ही बन जाएगी ना। No, हाँ ma'am, तो V bend shape. Ma'am, बेंड से बोल दो उसको भी। AB2 and 2, इस केस में हम उसको बोल देते हैं बेंड शेप। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारे पास AB5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। गुड, ट्राइगोनल हाई पिरामिड। इसका एग्जांपल ले लेते हैं PCl5। चलो अब नेक्स्ट बताओ, अगर आपके पास AB4L है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो seesaw. हम बोलते हैं सीसॉ शेप होती है। इसका एग्जांपल है SF4। उसके बाद हमारे पास आता है अगर 2 लोन पेयर है फिर टी शेप। टी शेप किस केस में होती है? ClF3। अब नेक्स्ट है 6 में, AB6 हो तो ऑक्टाहेड्रल। गुड, AB6 है तो ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद अगर हमारे पास एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल। उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इसमें बनती है ClF5। फिर एक हमारे पास आता है 2 लोन पेयर हो तो हम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद आपके पास लास्ट आ जाता पेंटागोनल 7। बाइपिरामिडल। 7 का कलर है गुड। आइए इसमें 7 ले लेते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये होता है हमारे पास IF7। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं आपके बुक के। हम वो ज्योमेट्री फाइंड करने वाले हैं ना फॉर्मूला से। वही है। और उससे पहले है आपके पास एक क्वेश्चन दिया आपकी बुक का। Although geometry of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than ammonia. क्यों ऐसा?
बताओ, बुक है अभी के दोबारा एक्सप्लेन करूं? एक आपके पास NH3 है, दूसरा आपके मैम पास क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और डिस्टॉर्टेड तो दोनों में ही है क्योंकि लोन पेयर दोनों के केस में प्रेजेंट है, बट फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो वाटर का जो है हमारे पास कम है अमोनिया से। इसका स्ट्रक्चर पता है आपको अमोनिया का? मैम क्योंकि उसमें 2 लोन पेयर होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन हाँ, क्लाउड ज्यादा बड़ा हो जाएगा। गुड, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन के केस में एक ही लोन पेयर होता है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं। इस वजह से बॉन्ड एंगल क्या है, इसमें क्या है आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है, लेकिन इस केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर और लोन पेयर में भी रिपल्शंस होगी। ठीक है, इस वजह से वाटर का जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो कम होगा एज कंपेयर टू अमोनिया। और है नेक्स्ट क्वेश्चन, में तो नहीं किया हमने। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने सेम दिया है आपके पास। आती है, एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हम वाटर का केस लेते हैं। दोनों ही हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल है उसकी शेप बेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर है। क्यों? मैम क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई लोन पेयर कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है, जबकि H2O में 2 लोन पेयर है। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपने एक्सप्लेन करना है इसको, विद इसका बना देना स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन वाटर में हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब आपने वेस्पर के अकॉर्डिंग बताओ कि इन जो मैं आपको मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। हम फॉर्मूला से फाइंड करके बताने हैं। फॉर्मूले से फाइंड कर लो, उससे तो फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी है। ASL5 H2S और लास्ट आता है PH3। इनकी मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या क्या है। मैम मैम BeF BeF2 की तो लीनियर होगी। गुड, लीनियर। नेक्स्ट BCl3। मैम ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि इनमें भी कोई लोन पेयर नहीं है। SiCl4 की टेट्राहेड्रल होगी। गुड, ये टेट्राहेड्रल। ASL5 की ट्रायगोनल ट्रायगोनल। गुड, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और H2S की होगी लीनियर। H2S की लीनियर क्यों? नो मैम बेंड शेप। इसकी बेंड शेप होगी। सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे हमने वाटर का स्ट्रक्चर किया था ना अभी H2O में, ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे, इसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से H2S की शेप होगी बेंड। गुड, नेक्स्ट बताओ, लास्ट वाला PH3। PH3 इसकी पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल। गुड, इसमें भी हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है। मैम 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर। मतलब एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर है क्योंकि जो फर्स्ट ये है पी, ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ना, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन पे भी हमारे पास 1 लोन पेयर है, इस पे भी है। इसकी शेप बनेगी आपके पास पिरामिडल। यस मैम। चलो ठीक है, आज आपने हमने इस टॉपिक के साथ साथ ये जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए आपके बुक के। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो आपने पूछना हो? नो मैम, समझ में आ गया।
ओके, और देख लेते हैं अगर और कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। बाकी तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको लुईस डॉट सिंबल मैंने करवा दिए और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमने बना लिए। ऑक्टेट रूल क्या होता है? 8 electrons in the outermost shell. उसके बाद लिमिटेशंस हमने कर ली, हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट। राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। Low ionization, high lattice enthalpy and high electron valence. गुड। शेप्स का हमने क्वेश्चन कर दिया, अमोनिया और वाटर का मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी क्वेश्चन कर दिया। और एक और शेप्स का क्वेश्चन दिया है, वो भी कर लेते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर प्रेडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग। वो दिया है, एक है ClF3, दूसरा है BrF5, थर्ड है आपके पास H3O पॉजिटिव। इसकी शेप बताओ तीनों की। ClF3 की वो आ रही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नहीं, इसमें लोन पे प्रेजेंट आएंगे, देखो। मैम 2 लोन पेयर है ना? दो लोन पेयर है। तो ये हो गया आपका AB3L2 मैम टाइप। टी शेप्ड। गुड, ये होगा आपके पास टी शेप। अब नेक्स्ट करो ऐसे ही BrF5 की। ब्रोमीन आपके पास 7 है, 5 अटैच्ड है फ्लोरीन से, तो लोन पेयर कितना रह गया? मैम लोन पेयर 1 होगा। हाँ 1 होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास यही है, तो 7 है। स्क्वायर बाय पिरामिड। स्क्वायर फिर तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर। कौन सी शेप बोली थी आपने? मैम स्क्वायर बाय पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट बताओ H3O पॉजिटिव। क्योंकि ऑक्सीजन में 6 है होते हैं हमारे पास, लेकिन एक पॉजिटिव है आपके पास। मैम वैसे तो कटिंग करके 4 आ रहा है तो टेट्राहेड। नहीं, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। मैम पिरामिडल। पिरामिडल आएगी इसकी शेप, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर रह जाएगा ना, वो पॉजिटिव है इसके केस में। एक तो वही कम हो गया 5, तो इसमें होगा AB3L। कर लोगे आप क्वेश्चन ऐसे? यस मैम। चलो ठीक है, आज का लेक्चर फिर हम यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करें। यस मैम। ठीक है, आज के उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ पूछना है? नो मैम। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।